अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ना है वो हमने टाइप्स ऑफ कोड्स पढ़ना है और सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान फ़र्क पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी कोड टाइप्स ऑफ कोड्स में क्या आते हैं। टाइप्स ऑफ कोड्स हमारे जो है सोर्स कोड होता है और ऑब्जेक्ट कोड होता है। हमारा सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। कि जो हम अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस में जितने भी प्रोग्राम लिखते हैं वो सारे के सारे सोर्स कोड कहलाएंगे। जो सोर्स कोड ऐसा कोड होता है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसे समझने के लिए उसे पहले अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर उसे वो समझता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है। ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। प्रोग्राम रिटन मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज में आपका कोड लिखा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? बाइनरी में 0 एंड 1 में अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है। किसी भी सोर्स कोड को कंप्यूटर को रीड करने के लिए पहले उसे पढ़ने उसे समझने के लिए उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो पहले उसको ऑब्जेक्ट कोड में 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको रीड करेगा, फिर उसको समझेगा। ये थे हमारे सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। जो सोर्स कोड होता है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इनके दरमियान हम डिफरेंस देखते हैं। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान डिफरेंस हमारे कौन से हैं? जो पहला डिफरेंस है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो सोर्स कोड होता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। असेंबली लैंग्वेज का कोड भी आपका सोर्स कोड ही कहलाएगा, उसे आप ऑब्जेक्ट कोड नहीं बोलेंगे। बेशक वो लो लेवल लैंग्वेज का कोड है, लेकिन वो भी कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आता। जो कंप्यूटर को जो चीज़ डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सके, कंप्यूटर डायरेक्ट समझाए, वही ऑब्जेक्ट कोड होगा। उसके अलावा जितने भी आपकी लैंग्वेजेस हैं वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट कोड ही होंगे, सोर्स कोड ही होंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है आपका सोर्स कोड, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड है वो आपका डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, इसके अलावा ये किसी लैंग्वेज में नहीं लिखा जाएगा। 0 एंड 1 की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है। सेकंड इनके दरमियान डिफरेंस है, जो आपका सोर्स कोड होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ये हमारे लिए समझना बहुत ही आसान है। सोर्स कोड ये आसान क्यों है? क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा होता है, तो हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। ये मैं और इसके मुकाबले में अगर आप देखें ऑब्जेक्ट कोड को देखें तो ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल होता है। समझना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में लिखी होती हैं, तो हम उसको ईजिली नहीं समझ सकते। नेक्स्ट आ जाता है इजी टू मॉडिफाई। जो आपका ऑब्जेक्ट सोर्स कोड है वो उसको मॉडिफाई करना, उसमें कोई चेंजिंग करना बहुत इजी होता है। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है या कोई एरर वगैरह फाइंड आउट करनी है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं? क्योंकि वो हमें डायरेक्टली समझ आता है, हम उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए उसको मॉडिफाई करना भी हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड को आपको मॉडिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें सारी इंस्ट्रक्शन 0-1 में होती हैं, तो आपको उसको मॉडिफाई करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। पहले हम उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, फिर हम उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें हम कोई चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूर स्टेटमेंट्स। जो सोर्स कोड होता है उसमें जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, बिल्कुल चंद एक स्टेटमेंट से आप अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन जो अगर आप ऑब्जेक्ट कोड देखें कंटेन मोर स्टेटमेंट, तो उसमें आपको एक काम करवाने के लिए, एक कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए तो आपको बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, फिर जाके आपका काम होता है। तो इसमें स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्ट सोर्स कोड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है कि जो सोर्स कोड होता है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आते, तो कंप्यूटर उसको समझने के लिए क्या करता है? उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। जो अब आपके ट्रांसलेटर होते हैं उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। जितने भी आप यूज़ करते हैं, आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, किसी में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे वो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाएगा। हमारे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो हमारे होते हैं कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। सबसे पहले हम कंपाइलर देखते हैं। जो कंपाइलर है कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। वो करता क्या है? कंपाइलर का क्या काम होता है? आपका सोर्स कोड है या आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उसको क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में या उसको ऑब्जेक्ट कोड में जो कन्वर्ट करता है वो एज ए होल कन्वर्ट करता है। पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार उसको कन्वर्ट करके आपको ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करता है, आपका कंपाइलर करता है ये काम। कंपाइलर आप सोर्स कोड देंगे, उसको कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट कोड में आपको वो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा।
उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर आ जाता है। इंटरप्रेटर ये काम करता है, जो कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है। आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो क्या करेगा, जब आप लिख रहे हैं तो वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ही उसको कन्वर्ट करता रहेगा। आप जो कंपाइलर है उसमें आपने एक बार किसी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लिया तो फिर आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने एज अ होल ही उसको कन्वर्ट कर देना है। तो जब पूरे का पूरा प्रोग्राम एक ही बार कन्वर्ट हो गया तो उसको बार बार कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, जितनी बार मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेटर है इसने क्या करना है, इसने जो आपकी स्टेटमेंट्स को, आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, इसने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करना है। तो इसको जितनी बार आपने प्रोग्राम को चलाना है, आपको हर बार उसको कंपाइल करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा असम्बलर आ जाता है। असम्बलर है जो ये असम्बली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, ये जस्ट असम्बली लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो असम्बली लैंग्वेज में अगर आपने कोई कोड लिखा है तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आपका असम्बलर होता है। हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान फ़र्क आ जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या क्या फ़र्क होते हैं। पहला जो फ़र्क है, जो कंपाइलर है वो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल कन्वर्ट करता है। पूरे के पूरे आपको जितना भी सोर्स कोड है वो सारे के सारे को एज अ होल एक ही टाइम पे कन्वर्ट करके आपको ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट, आपके ऑब्जेक्ट को सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा। एक स्टेटमेंट कन्वर्ट की दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट, चौथी स्टेटमेंट, इस तरह से एक एक स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड इनके दरमियान डिफरेंस आएगा क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल। जो आपका कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करके आपको देता है एक ही बार में। जब उसने पूरी की पूरी फाइल को ट्रांसलेट करना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करके दे देगा। आप उसको जितनी बार फिर बाद में मर्जी यूज़ कर सकते हैं, बार बार आपको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन जो इंटरप्रेटर है डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फाइल, वो कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं क्रिएट करता, वो कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करके नहीं आपको देता। वो क्या करेगा, जितनी वो स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट कन्वर्ट करता है, जितनी बार आपने प्रोग्राम को चलाना है उतनी बार उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो इनके दरमियान डिफरेंस आ जाता है, जो कंपाइलर है उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, लेकिन जो इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन स्लो है। ये क्यों उसकी फास्ट है और उसकी स्लो है, इसकी वजह ये है कि जो आपने कंपाइलर ने जो प्रोग्राम कन्वर्ट करना है वो एज अ होल कन्वर्ट कर देना, पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करके दे देना। आपने एक बार कन्वर्ट कर लिया, फिर आप उसको जितनी बार मर्जी चला सकते हैं, आपको बार बार कन्वर्ट करने का आपका टाइम बच जाएगा। तो इसलिए इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, किसके मुकाबले में, इंटरप्रेटर के मुकाबले में। जो है इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन स्लो इस वजह से है क्योंकि उसने जो कन्वर्ट करना है उसने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करना है। एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया, दूसरी को किया। जब आपने एक बार प्रोग्राम को चला लिया, जब दोबारा से चलाना है उसको दोबारा से उसको फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो कन्वर्ट करने में जो टाइम लगेगा उससे उसकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है। उसके बाद इनके दरमियान जो फ़र्क है, डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग होल प्रोग्राम। अगर जो कंपाइलर है उसके दरमियान जो अगर आप उसने जो आपको सिंटैक्स एरर फाइंड करके देने हैं वो एज ए होल पूरे के पूरे प्रोग्राम को जब उसने कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करने के बाद आपको एरर देगा निकाल के उसको प्रोग्राम के लिखने के दौरान या कंपाइलिंग के दौरान, जब कंपाइल हो रहा हो, वो कन्वर्ट हो रहा हो ऑब्जेक्ट कोड में, उस दौरान उसने आपको कोई सिंटैक्स एरर नहीं देनी। जब आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा, तो फिर क्या करेगा ये हमें एक सिंटैक्स, जितनी भी उसमें सिंटैक्स एरर्स हैं, जितनी भी आपने मिस्टेक की हैं, वो सारी की सारी आपको निकाल के दे देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है उसका फ़ायदा ये है कि वो आपको क्या करेगा, आपकी सिंटैक्स एरर जितनी भी होती हैं वो आपकी साथ साथ स्टेटमेंट जब आप लिख रहे हैं, जहाँ पे भी आपने कोई सिंटैक्स एरर की है वो आपको फौरी बता देता है कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, तो आप सिंटैक्स एरर को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जो इंटरप्रेटर का जो हमें एडवांटेज है, कंपाइलर का एडवांटेज है इंटरप्रेटर पे, जो वो ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, आपका जो काम है वो तेज़ी से होता है, आपका जो भी प्रोग्राम है वो तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्रेटर का जो प्रोग्राम होता है वो तो फास्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। जो इंटरप्रेटर का एडवांटेज है इसके ओवर कंपाइलर के ओवर वो ये है कि उसमें जो एरर होती है, जहाँ पे भी आपको एरर आई वो इमीडिएटली आपको एरर का बता देता है। आपको एरर फाइंड करना, एरर को रिमूव करना बहुत ही आसान होता है इंटरप्रेटर में, क्योंकि आपको इमीडिएटली उसने एरर के बारे में बता देना है कि यहाँ पे एरर आ गई, आप लिख रहे हैं, आपको फौरी एरर का पता चल जाता है। आप प्रोग्राम डेवलपमेंट के दौरान ही अपनी एरर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता। आप पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा, कंपाइल हुआ, फिर आपने वो सारी की सारी एरर दे देगा, आपको फिर एरर्स वहाँ से फाइंड करना मुश्किल होगी। ये इसका नुकसान है और उसका फ़ायदा है। एक इसका भी नुकसान है, उसका भी कोई फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट है, उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं है। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें एरर आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं, इसमें एरर जल्दी फाइंड नहीं कर सकते।
इस लेक्चर में हमने यही तक करना था। नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम आगे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।